देवगर गांव में मीरा अपनी बेटी पायल के साथ रहती थी। एक छोटा सा घर था और उसी में उनकी पूरी दुनिया बसती थी। मीरा चूल्हे के सामने बैठी खाना बना रही थी और पायल कोने में किताब खोले चुपचाप बैठी थी। लेकिन उसकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। कुछ देर चुप रहने के बाद पायल उठकर मीरा के पास आकर बैठ गई। माँ, एक बात कहूँ? हाँ बेटा, बोल। स्कूल की फीस कल तक जमा करनी है। बस इतना सुनते ही मीरा के हाथ रुक गए। चूल्हे की आग जलती रही, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। पायल, इस बार थोड़ा इंतजार कर ले, मैं 2 दिन में फीस का इंतजाम कर दूंगी। पायल ने हल्की सी मुस्कान लाकर कहा। ठीक है माँ। लेकिन उसकी आंखों में जो चिंता थी वो छुप नहीं पाई। गांव में लोग बातें बनाते थे। उसका आदमी पता नहीं क्यों छोड़ गया। कुछ तो बात रही होगी, ऐसे ही थोड़ी कोई छोड़ देता है। 2 साल हो गए, कोई खबर तक नहीं। पता नहीं जिंदा भी है या। गांव की औरतें आपस में धीरे धीरे बात करती, लेकिन हर शब्द तीर की तरह मीरा तक पहुंच जाता। फिर भी वो चुपचाप अपने काम में लगी रहती, जैसे बाहर की आवाजों से उसका कोई लेना देना ही ना हो। पायल के सामने वो हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती, ताकि उसकी बेटी को उसकी मजबूरी नहीं, सिर्फ उसका हौसला दिखाई दे। अपने सारे दर्द उसने कहीं अंदर ही छुपा लिए थे। अगले दिन पायल स्कूल से रोते हुए घर आई। मीरा घबराकर उसके पास आई। अरे पायल, तू रो क्यों रही है? माँ, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रही है? माँ, मैडम ने आज सबके सामने कहा, अगर फीस नहीं भर सकती तो कल से स्कूल मत आना। और सारे बच्चे मेरा मजाक बना रहे थे। इतना कहते कहते पायल फिर से फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जा बेटा, तू रो मत, तू ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मीरा गांव में सब्जी बेचने का काम करती थी। उसी से किसी तरह उसकी और पायल की रोजी रोटी चलती थी। सुबह सुबह वो टोकरी उठाकर निकल जाती और शाम तक थक कर लौटती, लेकिन चेहरे पर फिर भी हिम्मत बनाए रखती। एक दिन जब वो सड़क किनारे बैठी सब्जी बेच रही थी, तभी एक औरत उसके पास आकर रुकी। बहन, तुम यहाँ अकेली बैठती हो? तुम्हारे पति कहाँ हैं? मेरे पति यहाँ नहीं हैं। तो कहाँ रहते हैं? कहीं बाहर रहते हैं क्या? वो 2 साल पहले काम की तलाश में शहर गए थे। उसके बाद कभी लौट कर नहीं आए। अरे, तो तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? की थी, मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ये सब कहते कहते उसकी आवाज भर आई। गला जैसे रुक सा गया था, लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाल लिया। अगले दिन मीरा पुराने सामान में कुछ ढूंढ रही थी, तभी उसकी नजर एक पुराने से बक्से पर पड़ी। अरे, इस बक्से में क्या है? मीरा ने जैसे ही बक्सा खोला, उसमें राजेश के कुछ पुराने कपड़े रखे थे और उन्हीं के बीच एक मुड़ी हुई चिट्ठी भी पड़ी थी। उसमें धीरे से चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी। मीरा, अगर कभी मैं न रहूं तो तुम शहर जाकर मेरे दोस्त राघव से मिलना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ये पढ़ते ही मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पीछे से पायल की आवाज आई। माँ, इसका मतलब बाबा हमें छोड़कर नहीं गए? और क्या वो जिंदा हैं? मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद साफ दिख रही थी। पता नहीं बेटा, लेकिन शहर जाकर शायद हमें जीने का कोई रास्ता मिल जाए। अगले दिन सुबह मीरा और पायल शहर के लिए निकल पड़े।
मीरा और पायल उस अनजान शहर में किसी को नहीं जानती थीं। मीरा के पास बस राघव का एक पता था। वो रास्ते में लोगों से पूछती हुई आगे बढ़ती रही। काफी देर भटकने के बाद आखिरकार वो दोनों राघव के घर पहुंच गईं। राघव का शहर में बड़ा सा घर था। मीरा और पायल उम्मीद लिए उसके दरवाजे पर पहुंची। मीरा ने एक पल के लिए घर को देखा, फिर हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुलते ही एक आदमी अंदर से बाहर आया। वो और कोई नहीं, राघव ही था। जी, किससे मिलना है आपको? मैं मीरा, सुरेश की पत्नी। राघव एक पल के लिए चौंका। अच्छा भाभी जी, अंदर आइए आप। दोनों अंदर आकर बैठ गईं। कमरे में कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर राघव ने धीरे से कहा, मुझे अफसोस है, सुरेश अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही पायल की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कैसे हुआ? पता नहीं भाभी जी, वो यहाँ काम की तलाश में आया था। कुछ दिन बाद मुझे खबर मिली कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो अब नहीं रहा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। कुछ पल चुप रहकर उसने फिर कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, आज से आप यही रहेंगी। और पायल की पढ़ाई की भी चिंता मत कीजिए, मैं उसका एडमिशन यही के स्कूल में करा दूंगा। आप मेरी बहन जैसी हैं। आज से आप दोनों मेरे साथ मेरे घर में ही रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आपने हमारे लिए इतना सोचा। राघव ने पायल का एडमिशन पास के स्कूल में करा दिया। पायल के नए नए दोस्त बने। वो अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। मीरा भी उसे मुस्कुराते देख थोड़ा सुकून महसूस करने लगी। दिन ऐसे ही गुजरते गए। एक रात जब पायल पानी पीने के लिए उठी तो उसने राघव को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम जिंदा हो। अब तुम फोन रखो, इससे पहले कोई हमारी बात सुन ले। पायल वहीं रुक गई। उसे ये बात अजीब लगी। अगले ही दिन उसने सारी बात मीरा को बता दी। मीरा पहले तो चुप रही, लेकिन उसके मन में शक बैठ गया। अगले दिन उसने सीधे राघव से पूछा, कल रात तुम किससे बात कर रहे थे? बात? मैंने कल किसी से बात नहीं की। तुम झूठ बोल रहे हो। पायल ने खुद अपने कानों से सुना है। तुम किसी से बोल रहे थे कि किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम जिंदा हो। सच क्या है राघव? मीरा, मुझे ऑफिस जाना है, शाम को बात करते हैं। राघव, तुम अच्छे इंसान हो। तुमने हमारी बहुत मदद की है। प्लीज सच बताओ मुझे। कुछ देर चुप रहने के बाद राघव बोलता है, मीरा, मुझे माफ कर दो। मुझसे ये झूठ सुरेश ने बुलवाया था। कैसा झूठ? सुरेश जिंदा है, लेकिन उसने खुद तुम्हें छोड़ दिया। उसने ऐसा क्यों किया? भाभी, वो नई जिंदगी चाहता था, इसलिए उसने मुझे कहा कि अगर तुम कभी यहां आओ तो मैं कह दूं कि वो मर चुका है। कैसी नई जिंदगी? मैं समझी नहीं। भाभी, वो किसी और को पसंद करने लगा था और उसने दूसरी शादी भी कर ली थी। दूसरी शादी? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने एक बार भी मेरे और पायल के बारे में नहीं सोचा। और तुमने हमें सहारा क्यों दिया? क्योंकि सुरेश चाहता था कि पायल अच्छे से पढ़े। उसकी पढ़ाई का खर्च सुरेश ही दे रहा था। मीरा बिल्कुल सन्न रह गई ये सब सुनकर। पायल ने भी सारी बात सुन ली थी। माँ, मत रोइए। वो इंसान हमारे आंसुओं का भी हकदार नहीं है। आप खुद को संभालिए। और आज के बाद हम उस इंसान को ढूंढने की भी कोशिश नहीं करेंगे। मीरा अपने आंसू पोंछती है और कहती है, भैया अब हम चलते हैं। कहाँ जा रही हो तुम? भैया, हम अपने गांव वापस जा रहे हैं। हम ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकते जिसने गलत इंसान का साथ दिया है। लेकिन मीरा,
एक बार पायल के बारे में तो सोचो। गांव में तुम उसे कैसे अकेले पढ़ा पाओगी? यहां उसे अच्छी शिक्षा मिल रही है, बड़े होकर उसे डॉक्टर बनना है। क्या तुम उसका ये सपना गांव ले जाकर पूरा कर पाओगी? हाँ भैया, पायल मेरी बेटी है। मैं दिन रात एक कर दूंगी उसे पढ़ाने के लिए। आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर मीरा और पायल वहां से चली जाती हैं। मीरा और पायल गांव वापस आ जाती हैं। जैसे ही गांव पहुंचती हैं, लोग पूछने लगते हैं, अरे मीरा, कहाँ चली गई थी तुम यहाँ से? मीरा टालते हुए जवाब देती है, मैं पायल की नानी के घर गई थी। अब मीरा रोती नहीं थी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। एक दिन पायल उसके पास आकर बैठती है। माँ, मैं बहुत मेहनत करूंगी, दिन रात एक कर दूंगी और आपका नाम रोशन जरूर करूंगी। मुझे पता है मेरी बच्ची, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। मीरा रात दिन मेहनत करती, दिन में सब्जी बेचती थी और शाम में चाय का ठेला लगाकर चाय बेचती थी। पायल भी दिन रात पढ़ाई करती। अब उसमें कुछ बनने की जिद थी। उसने अपनी सहेलियों के साथ खेलना भी बंद कर दिया था। समय बीतता गया और आखिरकार पायल डॉक्टर बन गई। उन दोनों की मेहनत रंग लाई। वो गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में भी कर देती थी। एक दिन वो अस्पताल में थी, तभी एक इमरजेंसी में मरीज आया। उसका नाम सुरेश था। जब उसने देखा तो वो उसके बाबा ही थे। सुरेश ने मुश्किल से आंखें खोली। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। पायल ने गहरी सांस ली और उसने सुरेश का इलाज किया। उसने सुरेश की जान बचा ली। सुरेश को जब होश आया तो उसने देखा कि मीरा वहीं थी। अरे मीरा, तुम? हाँ, जिसने तुम्हारा इलाज किया है वो मेरी ही बेटी है। इतने में पायल भी वहां आ जाती है। पायल, तुम सब जानती थी, तब भी तुमने मेरा इलाज किया? हाँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। मेरा काम है लोगों की जान बचाना। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। वो दोनों से माफी मांगता है, लेकिन मीरा और पायल उसे माफ नहीं करती। तुमने हमें धोखा दिया है। तुम हमें बेसहारा छोड़कर चले गए। ये भी नहीं सोचा कि हम कैसे जिएंगे। अब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक होते ही यहां से निकल जाना। लेकिन मैं किसके पास जाऊंगा? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। क्यों? तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है क्या? नहीं, वो मुझे बहुत पहले ही छोड़कर चले गए थे। मैं अकेले घुट घुट कर जी रहा हूं। आज भी मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था, तुमसे माफी मांगने। ओह, तो तुम्हें इसलिए हमारी याद आई जब तुम अकेले रह गए। माँ, चलो यहाँ से, हमें किसी को माफ नहीं करना। जाते जाते मीरा एक बात बोलकर जाती है, सुरेश, याद रखना, कर्मों का फल सबको मिलता है। इतना कहकर मीरा और पायल वहां से चली जाती हैं और सुरेश हमेशा के लिए अकेला रह जाता है। कभी भी अपने स्वार्थ के लिए अपनों को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और भी बेहतर कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई कहानी आप सबसे पहले देख सकें।